तो गाइस आज हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रोटीन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अमीनो एसिड और अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम आज पढ़ेंगे क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे आज के वीडियो के। तो सबसे पहले हम पेप्टाइड बॉन्ड्स या पेप्टाइड लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम टाइप ऑफ प्रोटीन्स में फेब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन 4 टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। इनमें क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से ये फॉर्म होती हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं, अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करते हैं और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हम देखेंगे कि प्रोटीन फॉर्म किस तरह से होती हैं और किसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं, किसको पॉलीपेप्टाइड बोल सकते हैं या फिर सिर्फ पेप्टाइड बोल सकते हैं। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए इस फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इन फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स को पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। देखिए, अगर मैं पेप्टाइड बॉन्ड की बात करूं तो पेप्टाइड बॉन्ड कब बनता है, जब 2 एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अल्फा एमिनो एसिड्स के क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो एमिनो एसिड और एमिनो एसिड, ये एक एमिनो एसिड है, दूसरा एमिनो एसिड है ना। तो ये एक लिंकेज या एक बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। उस बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। किस तरह से कंबाइन होते हैं ये समझना। एक सबसे सिंपलेस्ट जो एमिनो एसिड है ग्लाइसिन, उसका मैंने एग्जांपल लिया। स्ट्रक्चर्स वगैरह हम पहले वीडियो में देख चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो ये ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर जो सबसे सिंपलेस्ट है। उसके बाद एलानिन की स्ट्रक्चर है, आर की जगह अगर CH3 लग जाता है तो एलानिन बन जाता है। अब यहाँ से अगर एलानिन में से एक हाइड्रोजन और ग्लाइसिन में से एक OH फंक्शनल ग्रुप, एक OH जो है वो निकल के डिहाइड्रेशन हो जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक अमाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दिस इज ए अमाइड बॉन्ड। अमाइड बॉन्ड है। अमाइड बॉन्ड का मतलब अमाइड फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये वाला पार्ट और इसके NH, इनके बीच में ये वाला जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ये क्या है, एक अमाइड। ये पूरा एक अमाइड ही तो फॉर्म हो रहा है और इसको ही हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब जो यूनिट फॉर्म हुई है, ये पेप्टाइड फॉर्म हुआ है, इसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 एमिनो एसिड यूज हो रहे हैं। कितने एमिनो एसिड हैं यहाँ पे, 2 एमिनो एसिड है। पहला एमिनो एसिड तो ग्लाइसिन और सेकंड एमिनो एसिड एलानिन है, तो 2 एमिनो एसिड है, तो इसको हम डाईपेप्टाइड बोलते हैं। अब इस डाईपेप्टाइड का नेम क्या होगा, ग्लाइसिन और एलानिन से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिल एलानिन। ठीक है, सिंपल सा है, दोनों को ऐड कर दिया है नेम को, तो इस तरह से हम इसका नेम दे देंगे। अच्छा, ये हमने बात की 2 एमिनो एसिड ज्वाइन हो जाएं। अगर एक और एमिनो एसिड ज्वाइन हो जाए, जैसे 3 एमिनो एसिड ज्वाइन हो, जैसे ग्लाइसिन एलानिन, इनका ज्वाइन तो हमने देख लिया किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अगर एक और ग्लाइसिन ज्वाइन हो जाए, क्योंकि देखो एलानिन जो है उसका NH2 पार्ट जो है वो इससे बॉन्ड हुआ है, जबकि COOH वाला पार्ट, कार्बोक्सिल ग्रुप वाला पार्ट अभी भी फ्री है। तो एक नेक्स्ट ग्लाइसिन से या कोई नेक्स्ट एमिनो एसिड से ये क्या हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है। तो यहाँ से भी वही प्रोसेस होगा, यहाँ से भी एक डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा और एक और पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म हो जाएगी। अब इसमें टोटल कितने एमिनो एसिड्स यूज हो रहे हैं, 3 एमिनो एसिड इसमें यूज हो रहे हैं। अब 3 एमिनो एसिड्स यूज हो रहे हैं तो इस तरह के एमिनो एसिड्स के यूनिट को जो फॉर्म हो रही 3 एमिनो एसिड ये वाली कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ में, इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राईपेप्टाइड। क्या बोलेंगे, इसको हम ट्राईपेप्टाइड बोलेंगे। ठीक है, और ट्राईपेप्टाइड का नेम जो है, जैसे इसका जो हमने 3 लेटर सिंबल बात की थी कि ग्लाइसिन का 3 लेटर सिंबल क्या, GLY, एलानिन का 3 लेटर सिंबल क्या, ALA, ग्लाइसिन का अगेन GLY। तो इस ट्राई पेप्टाइड का नेम कैसे लिख देंगे, GLY ALA GLY, इस तरह से, और इनके बीच में डैश लगा देंगे और ये डैश जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज को डिनोट कर रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट एक बात बहुत अच्छे से यहाँ पे एक और चीज़ समझिए कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पेप्टाइड डाइपेप्टाइड कब बोलेंगे, जब 2 एमिनो एसिड यूज हो रहे हैं। जैसे अभी मैंने बात बताई थी ग्लाइसिल एलानिन की, ठीक है, और इसमें ग्लाइसिल एलानिन में सिर्फ 1 पेप्टाइड बॉन्ड था। अगर 3 एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए तो उस यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ये वाली यूनिट है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्राईपेप्टाइड। क्या बोल रहे हैं, ट्राईपेप्टाइड। और इस ट्राईपेप्टाइड में नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने यूज हो रहे हैं, 3। देखो एक तो ये है ग्लाइसिन, दूसरा एलानिन और तीसरा ये अगेन ग्लाइसिन है, तो 3 एमिनो एसिड यूज हो रहे हैं। अब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है और एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है, तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। आगे भी देखो टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या है, जिसमें 4 एमिनो एसिड यूज हो और उनमें एक और अगर ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे एक और क्या लगेगी, एक पेप्टाइड बॉन्ड और लगेगा और यहाँ पे एक और एमिनो एसिड बन जाएगा। तो टोटल अगर 4 एमिनो एसिड कनेक्ट होंगे तो उनके लिए 3 पेप्टाइड बॉन्ड यूज होंगे। तो इस तरह की लीनियर अगर स्ट्रक्चर बन रही है ना, लीनियर स्ट्रक्चर बन रही है तो जितने एमिनो एसिड यूज हो रहे हैं उनसे एक नंबर में कम क्या यूज होगा, पेप्टाइड लिंकेज बनेंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं 5 की, पेंटापेप्टाइड बन रहा है तो इसमें 5 एमिनो एसिड यूज होंगे, जैसे फर्स्ट एमिनो एसिड, सेकंड एमिनो एसिड, थर्ड एमिनो एसिड, फोर्थ एमिनो एसिड और फिफ्थ एमिनो एसिड। तो इनके बीच में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने बनेंगे, देखो 1 2 3 4 पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होंगे। अगर 4 पेप्टाइड बॉन्ड देखो यहाँ पे आ गया। अगर हेक्सापेप्टाइड मतलब एक और एमिनो एसिड यूज हो जाए, मतलब 6 एमिनो एसिड यूज हो रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल है। इसी तरह से मतलब जितने एमिनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं उससे 1 नंबर में कम पेप्टाइड लिंकेज बनेगी। कब बनेगी, जब ये एमिनो एसिड स्ट्रेट लाइन में या फिर लीनियर स्ट्रक्चर में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान देना कि अगर ये पॉलीपेप्टाइड, एक वर्ड आता है पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या है कि अगर मोर देन 10 एमिनो एसिड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ये तो 6 हैं, इस 6 के बाद में 7 नंबर का ये और आ जाए, 8 नंबर आ जाए, 9 नंबर और 10 नंबर, है ना, ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ में पेप्टाइड लिंकेज से फॉर्म हो गए। तो इसके बाद में अगर 10 या मोर देन 10 बोल सकते हैं, है ना, ये 11 हो गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मोर देन 10 एमिनो एसिड अगर एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। ध्यान रखना, ठीक है। अब ये पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, डज इक्वेशन आता है, डज एवरी पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन। सभी पॉलीपेप्टाइड्स को हम प्रोटीन बोल सकते हैं क्या, तो देखो एक पॉलीपेप्टाइड को कब प्रोटीन बोलेंगे, ए पॉलीपेप्टाइड इट इज कॉल्ड प्रोटीन व्हेन कंटेन मोर देन 100 एमिनो एसिड रेजिड्यू। मतलब अगर एक साथ में 100 मोर देन 100 अगर एमिनो एसिड एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, जैसे मोर देन 100 एमिनो एसिड, इस तरह से 100 या मोर देन 100 एमिनो एसिड इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक प्रोटीन बोल सकते हैं। या फिर सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है कि मॉलिक्यूलर मास इज हायर देन 10,000 यूनिफाइड मास, ठीक है। 10 U से ज़्यादा अगर इसका मॉलिक्यूलर मास है तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, मोर देन 100 एमिनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन होने चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 यूनिफाइड मास के से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये इन दोनों कंडीशन को जो पॉलीपेप्टाइड सेटिस्फाई करती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन बोल सकते हैं। लेकिन ये शार्प डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब शार्पली हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 100 वाला और ये दोनों ही क्राइटेरिया हमेशा के लिए होंगे। कुछ एमिनो एसिड, कुछ पॉलीपेप्टाइड ऐसे भी होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एमिनो एसिड कम होते हैं। जैसे इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन में सिर्फ 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। देखो इंसुलिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। इंसुलिन में 2 चेन होती हैं, ए और बी। ए चेन में टोटल 21 एमिनो एसिड होते हैं और बी चेन जो होती है उसमें टोटल 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। तो टोटल मिला के आप ऐसा बोल सकते हो कि इस एमिनो एसिड में टोटल 51 क्या है, एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है। 51 एमिनो एसिड्स हैं। अब 51 एमिनो एसिड होने के बावजूद भी अब इसको सिर्फ पॉलीपेप्टाइड बोलना चाहिए, प्रोटीन नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इंसुलिन जो होता है उसको हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ये वाली जो है वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो ये है कि इनिशियली हम बोल सकते हैं, जनरली तो हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। जैसे इंसुलिन का एग्जांपल एक एक्सेप्शन है, इसका लेस देन 100 एमिनो एसिड ही हैं, तब भी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन ही बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब हम बायोमोलिक्यूल वाला जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, इसको रीड कर लेते हैं, है ना। जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वही सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, लेकिन एक बार रीड कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो, यू हैव ऑलरेडी रीड दैट प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। मैंने अभी बताया कि अल्फा एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन होके एक क्या फॉर्म करते हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं, और उसी पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं या पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कैसे फॉर्म होता है वो अभी हमने बात की थी। ऐसे यहाँ पे जैसे ये वाला एग्जांपल ही लेके बात की थी, ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है, तो इनसे बनने वाला, इनके बीच में जो ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है, पेप्टाइड लिंकेज है, ये वाली पेप्टाइड लिंकेज है। चलिए आगे बात करते हैं। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन एमाइड फॉर्मेशन। ये मैंने आपको अभी बताया था कि पेप्टाइड लिंकेज जो होता है वो किसकी वजह से बन रहा है, ड्यू टू एमाइड। ठीक है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एमाइड फॉर्मेशन। एमाइड फॉर्मेशन किस किस के बीच होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और NH2 ग्रुप के बीच में होता है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट एमिनो एसिड प्रोसीड थ्रू the combination of amino acid of one molecule with the carboxyl group of other। ठीक है, अभी क्या बताया मैंने कि एक का इसका OH और इसका H ये आपस में डिहाइड्रेट होंगे और एक एमाइड बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये एमिनो एसिड्स जो हैं, जैसे यहाँ पे ये ग्लाइसिन है और यहाँ पे ये एलानिन है। ठीक है, ग्लाइसिन और एलानिन दोनों सेम डिफरेंट हैं, इनकी जगह सेम एमिनो एसिड भी हो सकते हैं, उनके बीच में भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। ओके ठीक है, दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने आप बता ही दिया, पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो CONH, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसी को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड द डाइपेप्टाइड। जब टू एमिनो एसिड्स, ये टू एमिनो एसिड्स हैं, जब टू एमिनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं एक पेप्टाइड लिंकेज से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। ओके, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ टू एमिनो एसिड। For example, when carboxyl group of glycine combine with the amino acid of alanine, we get dipeptide glycylalanine। ये मैंने अभी आपको बता दिया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइसिन और एलानिन के बीच में जब एक पेप्टाइड लिंकेज बनती है तो ग्लाइसिलएलानिन बनता है। आगे बात करते हैं। A third amino acid combines to dipeptide, the product is called a tripeptide। अगर 3 एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइपेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, ओके। ए ट्राइपेप्टाइड कंटेन्स 3 एमिनो एसिड्स linked by 2 peptide linkages। Similarly, when 4, 5 or 6 amino acids are linked, the respective product are known as tetrapeptide, pentapeptide और hexapeptide। ठीक है, respectively when number of such amino acid is more than 10। अगर more than 10 amino acid आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, पॉलीपेप्टाइड। बात कर चुके हैं हम। ए पॉलीपेप्टाइड with more than 100 amino acid residue having molecular mass higher than the 10,000 U is called protein। पॉलीपेप्टाइड, ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें मोर देन 10,000 U उसका मॉलिक्यूलर मास हो और मोर देन 100 एमिनो एसिड की अगर चेन होती है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया इसके ये हमेशा नहीं है, कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। Polypeptides with fewer amino acid are likely to be called protein if they ordinarily have well-defined conformation of protein such as insulin।
इंसुलिन जो होता है उसमें सिर्फ कितने होते हैं, 51 एमिनो एसिड होते हैं, लेकिन उसका वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन होता है, इसीलिए लेस एमिनो एसिड वाले पॉलीपेप्टाइड्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटीन बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड्स ये क्या होते हैं। पेप्टाइड्स का मतलब जिनमें पेप्टाइड लिंकेज होती है। अगर एमिनो एसिड कंबाइन होते हैं तो, अगर 2 कंबाइन होते हैं तो डाइपेप्टाइड, 3 कंबाइन होते हैं तो ट्राइपेप्टाइड, 4 कंबाइन होते हैं तो टेट्रापेप्टाइड, 5 होते हैं तो पेंटापेप्टाइड, और मोर देन अगर 10 हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पॉलीपेप्टाइड। और ऐसे पॉलीपेप्टाइड जिनमें मोर देन 100 एमिनो एसिड कनेक्ट हों, साथ में उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 U से ज़्यादा हो, तो उनको हम प्रोटीन्स बोल देते हैं। मतलब प्रोटीन्स भी एक तरह की क्या हैं, पॉलीपेप्टाइड ही हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए भाई आगे बात यह है कि प्रोटीन्स जो होती हैं, प्रोटीन्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स। प्रोटीन्स को हम 2 टाइप्स पे क्लासीफाई कर सकते हैं। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। उनकी मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले इसको समझ लें क्लासिफिकेशन को, फिर हम इसमें रीड करेंगे ना, वही पैटर्न रखते हैं। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ से जब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पे 2 टाइप्स की होती है, एक फाइब्रस, एक होती है ग्लोब्यूलर। फाइब्रस में और ग्लोबुलर में क्या डिफरेंस है, आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। रीडिंग हम कर लेंगे पैराग्राफ में एनसीईआरटी से, लेकिन ये डिफरेंसेस आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए। पहले देखो, अगर मैं बात करूं फाइब्रस में, तो फाइब्रस जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल। देखो इस तरह की जो चेन है, ये चेन जो है अगर पैरेलल, आप इसको, ये थोड़ा सा इस तरह का है, मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अगर इस तरह की पैरेलल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इस तरह की पैरेलल स्ट्रक्चर, ये अच्छा, ये वाली जो है इसमें क्या है, ये वाली जो है, ये चेन जो है उसमें क्या है, बहुत सारे एमिनो एसिड्स हैं, और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। दूसरी है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी, इसमें भी मैं रेड डॉट जो लगा रहा हूँ ये सब एमिनो एसिड को डिनोट कर रहे हैं, और ये आपस में कनेक्टेड हैं। और ऐसे पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड, ये सभी अगर पैरेलल हैं, है ना, तो ये किस तरह की प्रोटीन फॉर्म करते हैं, फाइब्रस। ठीक है, और ये इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। फॉर एग्जांपल केराटिन, जो हमारे हेयर में या फिर वूल है या सिल्क है, हेयर सबसे कॉमन एग्जांपल है, केराटिन होता है हेयर में। ठीक है, तो वो कैसी होती हैं, उसमें इसी तरह की फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है। मायोसिन, मसल्स में जो होती है मायोसिन प्रोटीन होती है, वो भी किस तरह की है, फाइब्रस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट टाइप की जो है दैट इज ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर या ग्लोब्यूलर मॉलिक्यूलर शेप क्या होता है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें कॉइलिंग हो जाती है, कॉइलिंग अकर इन पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो अगर एक इस तरह की चेन है, स्टेट है ना, और ऐसी बहुत सारी पैरेलल चेन और बन गई हैं, तो इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस। लेकिन अगर ये जो है इसमें क्या बन जाए, इसमें अगर क्या बन जाए, कॉइलिंग हो जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर बोलेंगे। ठीक है, इस स्फेरिकल शेप होता है और सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्बुमिन, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स इसमें हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपने डिफरेंस देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। चाहे तो आप इसको नोट कर लें यार, है ना, वहाँ पे एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखी है, बातें वही दे रखी हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं, लेकिन ये पैराग्राफ के फॉर्म में है। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से, आप चाहें तो इसको नोट कर लें, उसके बाद में यहाँ पे रीड कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो फाइब्रस प्रोटीन्स की अगर मैं बात करता हूँ, फाइब्रस प्रोटीन्स व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब देखो हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड ये बार बार आएंगे, तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो कब बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन एटम जो है वो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में अगर बात करूं, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो
फ्लोरीन हो या फिर ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। जनरली इन 3 एलिमेंट के बीच में अगर हाइड्रोजन आ जाता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन भी होता है कई जगह पे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम जगह पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाता है तो ये क्या करेगा, एक का हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन है, जैसे COOH का हाइड्रोजन होगा, है ना, COOH इसका हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट जो है उसमें नाइट्रोजन है, NH2 है। तो इनके बीच में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन आया हुआ है। थोड़ा सा मैं लार्ज करके बता देता हूँ इधर। देखो, एक COOH ग्रुप है ये वाला, और दूसरा NH2 ग्रुप, सेकंड जो भी एमिनो एसिड है उसका NH2 ग्रुप है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है, कौन सा वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा सा अलग मार्क करता हूँ, ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में आया, तो इनके बीच में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इस एक्स्ट्रा बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। डिटेल में नहीं बताया, शॉर्ट में बता दिया। जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा, ये तो मैंने दो अलग अलग एमिनो एसिड्स लिए हैं, एक ही मॉलिक्यूल में भी दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं ना, ये तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इंटर मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक अलग एमिनो एसिड है और एक दूसरा अलग एमिनो एसिड है, तो उसके बीच में फॉर्म हो रहा है, तो इसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब क्या है, सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होता है वो कहाँ बनता है, देखो भाई सल्फर कहाँ आ गया, सल्फर जो है वो कंटेनिंग, जैसे सिस्टीन है या मिथियोनिन, सिस्टीन और मिथियोनिन जो होते हैं, जैसे एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो सिस्टीन है, सिस्टीन में क्या होता है, ये SH, और मिथियोनिन में भी ये S होता है। मतलब अगर सिस्टीन की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो COOH, और यहाँ पे ये कार्बन, और इसके ऊपर OH NH2 फंक्शनल ग्रुप, और R की जगह क्या लग गया है, CH2SH। तो ये स्ट्रक्चर किसका हो गया भाई, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका सिस्टीन का। ठीक है, और अगर मैं मिथियोनिन की बात करूं तो मिथियोनिन में भी ये हो जाएगा COOH और CH NH2, और यहाँ पे क्या लग जाए, CH2 और ये S और CH3 ये लग जाए, तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, आपके मिथियोनिन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इस तरह के जब ये सिस्टीन या फिर मिथियोनिन आपस में आ जाएंगे तो ये इन दोनों के बीच में सल्फर है, सल्फर सल्फर के बीच में आपस में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, और इस सल्फर सल्फर वाले बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, सल्फर सल्फर वाले बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो दो चीज़ें, दो बॉन्ड हैं, एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, एक आपको बार बार डाइसल्फाइड बॉन्ड भी सुनने को मिलेगा। तो मैंने दोनों यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो बाद में। चलिए, तो जब फाइब्रस जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें क्या होता है, या तो क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। फाइबर लाइक, फाइबर मतलब स्टेट चेन, इस तरह के स्टेट स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। सच प्रोटीन्स आर जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर, ये भी मैंने आपको बता ही दिया। सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन प्रेजेंट इन हेयर, वूल और सिल्क, एंड मायोसिन प्रेजेंट इन मसल्स एंड एक्सेट्रा। तो दो आप इनके एग्जांपल याद रख लें, कौन कौन से हैं, एक तो केराटिन है जो फाइब्रस प्रोटीन है, और सेकंड है मायोसिन, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के जो प्रोटीन्स हैं उनके बारे में बात करें। सेकंड टाइप की प्रोटीन्स कौन सी हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का मतलब क्या है, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, है ना। These are usually insoluble in water. Insulin and albumin are the common example of globular protein. ठीक है, देखो ग्लोब्यूलर को भी मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ, ये तो ग्लोब्यूलर मैंने बता ही दिया ना। हाँ, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं अभी।
अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की प्रोटीन, दैट इज ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होती है, अभी बात की थी। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल्स, जो स्टेट चेन थी, पैरेलल स्टेट चेन थी, अब इनमें क्या हो जाए, कॉइलिंग आ जाए, इस तरह की कॉइलिंग बन जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोलेंगे। अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। ये याद रखें कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, और फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर कॉमन एग्जांपल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ठीक है, तो फाइब्रस और ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आपको समझ में आ गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। वो कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होती हैं प्रोटीन्स की वो 4 लेवल पे हो सकती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। इसको पहले समझ लें एक बार, इन सभी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनको थोड़ा, फिर उसको यहाँ पे हम एनसीईआरटी में से रीडिंग करेंगे, पहले समझ लेते हैं। देखिए, देखो स्ट्रक्चर और शेप के बेसिस पे हमने अभी बात की कि प्रोटीन्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो 4 लेवल का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी। ठीक है, क्वार्टनरी। अब सेकेंडरी जो होता है वो आगे बात करेंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट फॉर्म में दोनों में हो सकता है। एक एक करके बात करते हैं, पहले प्राइमरी की बात करें। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड जो होंगे वो कैसे लिंक होंगे, जैसा अभी हमने बात किया था जब पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वैसे ही एमिनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर इन ए लीनियर स्पेसिफिक सीक्वेंस, है ना। जैसे ये थ्रियोनिन है, प्रोलीन है ना, इस तरह के ये जितने भी हैं एमिनो एसिड 1 by 1 1 by 1 1 by 1 एक चेन के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, इनमें फॉर्म हो रहे हैं। और इनमें सिर्फ एक जो सबसे प्राइमरी वाला पार्ट है, प्राइमरी में ये पॉलीपेप्टाइड है, चेन फॉर्म में है, तो इनमें पेप्टाइड लिंकेज ही है। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट ए डिफरेंट प्रोटीन। अब ये एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है, जैसे यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो, कहीं पे भी अगर सीक्वेंस चेंज हो गया, कोई भी सीक्वेंस चेंज हो गया तो एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन फॉर्म हो जाती है। मतलब हर एक प्रोटीन में जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस जो है वो एक फिक्स सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटीन के बारे में समझ में आया, लीनियर स्ट्रक्चर होती हैं, इनमें पेप्टाइड बॉन्ड ही होता है, एक तरह से आप ऐसा समझिए। ठीक है, सेकेंड टाइप की जो होती हैं, सेकेंड टाइप का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 टाइप की होती हैं, एक होती है अल्फा हेलिक्स और एक होती है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या है, रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब देखना यार, ये वाली जो चेन थी, जब ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाली जो चेन है ना, ये वाली चेन में अगर ये वाली चेन में क्या है, ये वाली चेन में बहुत सारे क्या हैं आपके एमिनो एसिड्स हैं, और ये सभी एमिनो एसिड्स किससे बॉन्डेड हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं पेप्टाइड लिंकेज से। तो अगर ये सिर्फ इनके बीच में अगर पेप्टाइड लिंकेज ही है और ये एक चेन है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन अब इनमें कॉइलिंग स्टार्ट हो जाए, कॉइलिंग स्टार्ट मतलब जैसे ये इस तरह से बनी पॉलीपेप्टाइड, अब इस पॉलीपेप्टाइड में क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन ये बीच में आ गया और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, जैसे आप ऐसे समझिए ये एक चेन है और इनके कई जगह पे ऐसे यहाँ पे मैग्नेट जैसा एक आप ले सकते हो, एक क्या ले सकते, थ्रेड लो स्टक, और थ्रेड में कई जगह पे आप कुछ जगह पे क्या लगा दो, एक मैग्नेट लगा दो, और एक जगह पे आप क्या लगा दो, आयरन के कुछ पीसेस लगा दो, इस तरह से लगा दो। अब उसको ऐसे फोल्ड कर दो, यूँ ऐसे यूँ इसको, है ना। और तो आप क्या देखोगे कि इसमें जो ये है, जहाँ पे ये वाला जो आयरन और मैग्नेट जो है वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, मतलब क्या करेंगे, इनकी कॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से, इन बॉन्ड फॉर्मेशन की, और बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ है, मैंने अभी आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड कब फॉर्म होगा, जब हाइड्रोजन जो है वो 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, जैसे ऑक्सीजन है और इधर की साइड में नाइट्रोजन आ गया होगा, तो ये क्या है, ये जो पहले स्टेट हो सकती थी वो स्टेट ना होके क्या हो गई, इसमें कॉइलिंग हो गई है। ठीक है, ट्विस्टिंग इन टू राइट हैंडेड हेलिक्स इज नोन एज अल्फा हेलिक्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड NH ग्रुप, है ना। C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप, देखो C डबल बॉन्ड O ही रह गया जब एमिनो एसिड में होता है ये,
और जब इसमें से डिहाइड्रेशन हुआ तो ये दूसरे का ये NH2 में से एक H हट गया, तो यहाँ पे ये C बाद में जब पेप्टाइड बॉन्ड बना है तो पेप्टाइड बॉन्ड में इस तरह का रहा, तो C डबल बॉन्ड O और NH यहाँ पे इस तरह का बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब इसमें ये तरह के बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में, समझ में आ रहा है। अब इनके ये वाले जो हैं यहाँ पे एक इस तरह का बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक इस तरह का है, तो यहाँ का C डबल बॉन्ड O और यहाँ का NH है ना, इनके बीच में क्या होगा भाई, इनके बीच में ये हाइड्रोजन, ये NH को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इनके बीच में ये हाइड्रोजन आ गया और ये ऑक्सीजन को मैं नीचे लिख देता हूँ तो ये ऑक्सीजन आ गया। दोबारा समझ लीजिए एक बार, जैसे यहाँ पे जो है ये C डबल बॉन्ड हो, ये C में स्ट्रक्चर में जो दे रखा है उसी को मैं थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूँ। देखो ये C डबल बॉन्ड O वाला स्ट्रक्चर है और यहाँ पे NH रहा होगा, तो इस NH में यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये NH है, तो ये ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ गया और इसके बीच में ये क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स आ गया और ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो गया। इसकी वजह से ये जो है इनमें कॉइलिंग आ गई है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है, इसकी वजह से इनमें कॉइलिंग आ जाती है। तो फर्स्ट टाइप की जो होती है उसको तो बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, अगर ये राइट हैंडेड साइड में मूव होती है, इस तरह से ये राइट हैंड साइड में मूव होती है। तो दूसरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही होती है बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कैसी होती है ये समझना। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर जो है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट एंड लेड साइड बाय साइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, ठीक है। अब इनमें क्या होगा भाई, इनमें ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, अब इसमें ये वाला NH और दूसरे का CO, अब इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन आया और इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो स्ट्रेट हो सकती थी वो क्या हो गया, फोल्डिंग हो गई, है ना। जैसे किस तरह से फोल्डिंग हो गई, जैसे आप ड्रेपरी मतलब जो पर्दे होते हैं ना, पर्दे को जैसे आप खिसकाते हो तो वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं ना ऐसे, तो इस तरह की फोल्डिंग हो गई है इसमें, है ना। प्लेट्स पड़ गई हैं, फोल्डिंग जैसी प्लेट बोलते हैं ना, जैसे प्लेट डाल देते हैं, जैसे ड्रेपरी को या पर्दे को आप एक साइड में खिसका दो, अगर ओपन है तो उसमें कोई प्लेट्स नहीं होंगी, लेकिन अगर उस रॉड के ऊपर एक जगह पे उसको इकट्ठा कर दें तो उसमें प्लेट्स पड़ जाती हैं, प्लेट्स है इस तरह की। तो यहाँ पे भी इस तरह की प्लेट्स पड़ जाती हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। थर्ड टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या थी, कॉइलिंग हुई। देखना, ध्यान देना कि प्राइमरी जो था उसमें तो लीनियर था, है ना। अब लीनियर कैसे भी हो सकती है ना, लीनियर इस तरह की भी हो सकती है थोड़ा बहुत। अब उसमें कॉइलिंग जब हुई, ये कॉइलिंग हो गई तो ये सेकेंडरी बन गई, और जब कॉइलिंग के बाद में फिर और भी ज़्यादा कॉइलिंग बनी, इस तरह से भी कॉइलिंग बन गई, ठीक है। सिर्फ एक डायरेक्शन की कॉइलिंग है तो ये तो हो गई आपकी सेकेंडरी, ठीक है। और टर्शरी का मतलब क्या है भाई, कि ये ही एक कॉइल है और ये अगेन जाके क्या हो रहा है, पहले तो यहाँ पे कॉइलिंग हुई है इसमें, लेकिन बाद में ये आपस में और ज़्यादा फोल्ड हो गई है, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। इट गिव टू मेजर मॉलिक्यूल शेप, फाइब्रस और ग्लोबुलर। अभी फाइब्रस और ग्लोबुलर हम बात कर चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे के सारे जो बॉन्ड हैं, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे जिस प्रोटीन में उतनी ही ज़्यादा वो स्टेबल होगी, ठीक है, और उतने ही ज़्यादा उसकी कॉइलिंग होगी। नेक्स्ट टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन्स में वो होती है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में का मतलब क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स टाइप के, इट इज़ कंपोज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। अब 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में कंबाइन हो जाती हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देती हैं इस तरह का, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
उस तरह के क्वाटनरी स्ट्रक्चर। एक एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दे रखा है, इससे सेकंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक तो ये वाला है, इस डायग्राम से समझिए प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसमें बहुत ज़्यादा ये बीट्स जैसे दिख रहे हैं, ये एमिनो एसिड्स हैं। अगर इस तरह की जो लीनियर फॉर्म बन गई तो इसको तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अगर इसमें कॉइलिंग हो गई है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। अब ये तो एक साइड की मतलब इस तरह की कॉइलिंग है। अब कॉइलिंग में भी और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाए, मतलब यहाँ पे इस तरह की एक कॉइल बनी है, लेकिन ये ही कॉइलिंग जो है वो आपस में और कॉइल बना दे, इनके बीच में भी अगर हो जाए, मतलब कॉइलिंग ज़्यादा हो जाए तो टर्सरी स्ट्रक्चर। और ऐसी जो ये जो कॉइल बन रही है, एक यूनिट बन गई और दूसरी यूनिट बन गई, इस तरह की एक दो यूनिट के बीच में भी अगर कॉइलिंग और ज़्यादा होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसको क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से भी समझ लो यहाँ पे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे हैं। देखो जैसे हीमोग्लोबिन में सबसे अगर छोटे से पार्ट में अगर देखोगे, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, इसका एक छोटा सा पार्ट देखो, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो, ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो, या यहाँ से यहाँ तक का पार्ट देखो। सिर्फ इतने से पार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये लीनियर दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से सिर्फ 2 या 3-4 मॉलिक्यूल एमिनो एसिड जो हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच हैं, तो ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा दिखेगा। लेकिन आप बहुत सारे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये कैसा बन रहा है भैया, आपको ये दिखाई देगा आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसमें टर्सरी स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब इसमें हीम पार्ट, देखो हीम का मतलब होता है Fe+, है ना, आयरन को हीम भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें आयरन वाला पार्ट भी आ जाए। अब आयरन वाले पार्ट की वजह से इसमें कॉइलिंग और ज़्यादा हो गई, पहले सिर्फ इस तरह की कॉइलिंग थी, अब इसमें कॉइलिंग किस तरह से, सब तरह से कॉइलिंग हो गई है, इस तरह से कॉइलिंग हो गई, इस तरह से कॉइलिंग हो गई, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर है। और फिर अगर ऐसी 2 यूनिट या 2 से ज़्यादा यूनिट जो हैं उनके बीच में भी 2 अलग अलग कलर से दिख रहे हैं ना, ये 2 अलग अलग कलर से दिख रहे हैं, तो इनके 2 सब यूनिट के बीच में भी और ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाए, और ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, या फिर वंडरवॉल बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ये सभी बॉन्ड्स अगर इनके बीच में आ जाए और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाटनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसको एक बार रीड करते हैं, फिर कई सारी चीज़ें और आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमने बात की, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन में हैव 1 or more polypeptide chain. Each polypeptide in protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of that protein. Any change in this primary structure, that is sequence of amino acid, create a different protein. तो एक फिक्स सीक्वेंस में है और वो सीक्वेंस अगर चेंज होगा तो डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म होगी। ये तो सीधा है लीनियर स्ट्रक्चर, सबसे सिंपल वाली यही स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद है सेकेंडरी समझना। सेकेंडरी प्रोटीन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, है ना। प्राइमरी जो है छोटी जगह पे देखोगे प्राइमरी दिख जाएगी। अगर लॉन्ग चेन बन गई, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। ध्यान देना इसको, ये नोट करने वाली बात है, नोट कर। ठीक है, 2 स्ट्रक्चर्स में मिलती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। और रेगुलर फोल्डिंग किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C+O एंड NH ग्रुप ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, किस तरह से होती है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में और इस नाइट्रोजन के बीच में ये हाइड्रोजन आ जाता है, जिसके वजह से इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच ए पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू right-handed screw with the NH group of each amino acid residue hydrogen bonded to the CO of the adjacent turn in the helix shown in this। ठीक है, तो किस तरह से फॉर्म हो रही है, वही है कि हर जैसे यहाँ पे ये एक क्या बनी है, एक प्राइमरी चेन बनी है, और दूसरे जहाँ पे मुड़ रहा है, जहाँ पे ये फोल्ड हो रहा है, टर्न ले रहा है, वहाँ पे एक NH, ये नाइट्रोजन है,
ये नाइट्रोजन है और ये पहले वाले टर्न में ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन आ गया, अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाएगी और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही क्या बन गया है भाई, ये कॉइलिंग हो गई है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे इन बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाई साइड विच आर हेल्ड टूगेदर बाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे दो ये वाली जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक पॉलीपेप्टाइड है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड है। अब जैसा मैंने पहले बताया था ना अभी कि इनके दो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या हो गए, इनके बीच में फोल्ड आ गए, क्या आ गए, फोल्ड आ गए। ठीक है, जैसे ड्रेपरी में या पर्दे में आ जाते हैं फोल्ड, उस तरह से फोल्ड आ गए हैं। ठीक है, द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स टू बी प्लेटेड फोल्ड ऑफ ड्रेपरी एंड देयरफॉर नोन एज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड टाइप की। द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, that is further folding of the secondary structure. It gives rise to major molecule shape wise fibrous or globular. The main force which stabilize the 2 degree and 3 degree structures of proteins are hydrogen bonds. 2 डिग्री और 3 डिग्री को में मेनली कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और डाइसल्फाइड लिंकेज होती है, वैन डर वाल बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें ये सभी बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल भी होगा। सबसे लास्ट वाली जो स्ट्रक्चर है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर पेप्टाइड चेन रेफर टू एज सब यूनिट। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दी सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होती है वो मैंने अभी आपको बताया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमने बात की कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स किस तरह से होती हैं। क्लियर है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं इस प्रोटीन का लास्ट टॉपिक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। ठीक है, तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है? देखो भाई, जो बॉन्ड्स में हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ, या फिर कौन से डिफरेंट या वैन डर वाल बॉन्ड हुआ या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हुआ, ये सभी बॉन्ड्स जो हैं अगर ये ब्रेक हो, अगर ये सभी अवेलेबल होते हैं तो वो बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होती है। ठीक है, देखो, प्रोटीन्स फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड द नेटिव प्रोटीन। अगर किसी प्रोटीन में सभी तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, वो प्रोटीन कैसी होगी? बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन होगी। व्हेन प्रोटीन इज इन नेटिव फॉर्म इट इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन pH। अब देखो, अब जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, मतलब जिसमें सभी तरह के बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो अगर उसमें क्या कर दिया जाए, टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए या फिर pH चेंज कर दिया जाए, तो उसमें क्या होगा? द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्टर्ब्ड, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। जो ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? अनफोल्ड होंगे। ठीक है, और हेलिक्स भी क्या होंगे? उनकी कॉइलिंग अनकॉइल्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हुए या डाइसल्फाइड बॉन्ड, या मेनली तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे पहले डिस्टर्ब होते हैं, और जैसे ही डिस्टर्ब होंगे तो अनफोल्डिंग और अनकॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही अनफोल्डिंग अनकॉइलिंग स्टार्ट होगी प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देंगे। दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो सिंपल सा डीनेचुरेशन क्या बोल सकते हैं हम कि ड्यू टू टेम्परेचर चेंज और pH चेंज, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसकी वजह से प्रोटीन्स जो होती हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देती हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें क्या है? ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर्स रिमेन्स इंटैक्ट। हाँ, ध्यान देना, क्योंकि मैंने अभी आपको जैसा बताया कि जब
टेम्परेचर में चेंज करेंगे या फिर पीएच में चेंज करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है, जो एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड का सीक्वेंस थोड़ी चेंज होता है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होने के लिए इनका सीक्वेंस में चेंज होना जरूरी नहीं है। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता। कौन सी स्ट्रक्चर चेंज होती है? सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो चेंज होती हैं। द कोएगुलेशन ऑफ एग वाइट, जैसे एग वाइट जो होता है वो लिक्विड होता है ना, एग में जो एग वाइट होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब उसको बॉयल करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो प्रोटीन्स होती हैं वो अनकॉयल हो जाती हैं, अनफोल्ड हो जाती हैं, इसकी वजह से वो डीनेचर्ड होती हैं, है ना, प्रोटीन्स का वहाँ पे डीनेचुरेशन हो जाता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कर्डिंग ऑफ मिल्क। जब मिल्क में हम थोड़ी सी एसिड डाल देते हैं तो उसकी कर्डिंग हो जाती है, विच इज़ कॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड या तो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फिर हम बाहर से एसिड डाल दें तो भी कर्डिंग हो जाती है, ठीक है। एसिड की वजह से क्या होता है, उसमें पीएच चेंज होता है ना, जो मिल्क का पीएच चेंज हो जाता है, और मिल्क का पीएच जैसे ही चेंज होगा तो मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन्स जो होती हैं वो डीनेचर हो जाती हैं, और क्या फॉर्म हो जाता है, कर्ड फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने टेम्परेचर चेंज का देख लिया, एग वाइट से जो सॉलिड फॉर्म आ जाती है वो किसकी वजह से आती है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की वजह से, और ऐसे ही मिल्क में और मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू पीएच चेंज। तो ये हुआ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रोटीन बायोमोलिक्यूल के बारे में कंप्लीट डिस्कशन हो गया है। आने वाले लेक्चर में हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।